बच्चों स्टार्ट करते हैं अब हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है यहाँ पर। तो मैंने लिखा है इट इज यूज टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ अ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात ये बताना चाहूँगा कि एनर्जी का चेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, एनर्जी का चेंज अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो उसे हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं, ना कि एंथैल्पी। तो देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ा है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और हीट एंड कांस्टेंट प्रेशर इज अ चेंज इन एंथैल्पी। और कैलोरीमीटर की जो कंडीशन है कि वहां पर हमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट रखता हूं तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज आएगा, जो इसमें जो एनर्जी का चेंज आएगा, उसे मैं एंथैल्पी नहीं कह सकता, उसे मैं क्या कहूंगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सिंपल सी बात है। तो कैलोरीमीटर के बारे में मैंने बता दिया कि सबसे पहली बात कैलोरीमीटर जो है इसमें जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें एनर्जी का चेंज निकालना है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं एनर्जी का चेंज निकालूंगा तो यहाँ से जो एनर्जी का चेंज निकलेगा वो एंथैल्पी ना होकर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलेगा। यानी कि ध्यान रखिएगा कि कैलोरीमीटर के अंदर अगर डायरेक्ट एनर्जी का चेंज आ रहा है, आप डायरेक्ट एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो एंथैल्पी नहीं है, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, पहली बात। दूसरी बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर ये मैंने लिखा है इट इज यूज टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन ही क्यों, फॉर्मेशन क्यों नहीं, या अदर कोई एनर्जी क्यों नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए मैं इसकी डेल्टा एच निकालना चाहता हूं इस रिएक्शन की। तो इस रिएक्शन की जब मैं डेल्टा एच निकालूंगा तो सपोज करो मुझे इसका फॉर्मेशन दिया, इसका फॉर्मेशन दिया, इसका फॉर्मेशन दिया, तो मैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाऊंगा क्योंकि मुझे फॉर्मेशन दे रखा है। अच्छा, अगर मुझे इसका कंबशन दे दे, इसका कंबशन दे दे, इसका कंबशन दे दे, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, अगर मुझे दोनों का कंबशन दे दे तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। डन। अब मेरी एक छोटी सी बात को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे इस जगह पर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोनों डेल्टा एच की, जो मैंने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकाला फॉर्मेशन के थ्रू, और जो मैंने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करके निकाला कंबशन के थ्रू, तो थियोरेटिकली तो दोनों वैल्यू सेम है बट प्रैक्टिकली नहीं। अब आप कहेंगे प्रैक्टिकली क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पर इस रिएक्शन की मैं बात करूं, तो इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं डेल्टा एच निकालूंगा, सपोज करो मैं इसका फॉर्मेशन निकालना चाहता हूं, तो जब मैं इसका फॉर्मेशन निकालूंगा तो मैं यानी कि प्रोडक्ट पर डिपेंड हूं। तो जब मैं प्रोडक्ट पर डिपेंड हूं, जब मैं कार्बन लूंगा, H2 लूंगा और O2 लूंगा, तो आपको लगता है कि सिर्फ CH3OH CH3 CH2OH बनेगा, जबकि ऐसा नहीं है, बाय प्रोडक्ट जरूर आएंगे। इसके साथ में आप CH3O CH3 आएगा, इसके साथ में क्या पता दोनों रिएक्शन करके CH4 बना ले, तो इसके साथ में बहुत सारे बाय प्रोडक्ट आएंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं डेल्टा एच फॉर्मेशन के थ्रू निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट पर डिपेंड हो, और प्रोडक्ट के केस में 100% प्रोडक्शन नहीं होगी, उसके साथ में बाय प्रोडक्ट जरूर आएंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालूं और अगर आप ये समझ रहे हैं तो केवल सिर्फ यही प्रोडक्ट आएगा, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। थियोरेटिकली तो हम लोग कह देते हैं बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर मैं इसकी डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी मैं 400 कह दूं, तो 400 सिर्फ अकेले इसकी नहीं है, उसके साथ में बाय प्रोडक्ट भी इन्वॉल्व है, पहली बात। इसी तरह से अगर मैं इसे भी निकालना चाहूं तो आपको क्या लगता है ये निकल जाएगा। इसके साथ में अगर मैं फॉर्मेशन करूं C+H2 लेकर, तो फॉर्मेशन में क्या है कि क्या क्या आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे C2H6 बन जाएगा, C2H4 भी बन जाएगा, और भी अगर कंपाउंड बनेंगे। तो यहाँ पे जो C2H6 मान लीजिए मैंने 600 लिखा, तो 600 जो मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूँ C2H6 की, वो अकेले C2H6 की, तो थियोरेटिकली तो हम कह रहे हैं बट प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं इस जगह पर जो मुझे आपको समझानी थी, कि अगर मैं इसकी एंथैल्पी निकालूं डेल्टा एच की फॉर्मेशन के थ्रू, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के थ्रू, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, लेकिन थियोरेटिकली क्या है कि ये अकेला प्रोडक्ट नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इसके बाय प्रोडक्ट जरूर आएंगे, पहली बात। लेकिन अगर मैं कंबशन के थ्रू निकालूं तो ये वैल्यू परफेक्ट होगी। परफेक्ट क्यों होगी, कंबशन का मतलब है हम हाथ में लेके चला रहे हैं। यानी कि अगर मैं इसकी कंबशन की बात करूं तो हम प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं है, हमें क्या करना है, इसे हाथ में लेना है, O2 से ट्रीट कराना है और CO2H2 निकाल देने हैं। तो कंबशन की मैं बात करूं तो मैंने कंबशन मतलब रिएक्टेंट साइड मेरे हाथ में, मैंने O2 से ट्रीट कराया। तो कंबशन का मतलब है कि अगर मैंने 1 मोल इथेनॉल लिया है तो कन्फर्मली 1 मोल इथेनॉल ही लिया है, और 1 मोल मैंने इथेन लिया है तो 1 मोल इथेन ही लिया है। यानी कि कंबशन के थ्रू जो मैं निकाल रहा हूँ, कंबशन के थ्रू जो मैं काम कर रहा हूं, वो परफेक्टली जो वैल्यू है कंबशन की, वो प्रैक्टिकली हो या थियोरेटिकली हो, सिर्फ इसी की है।
तो जो डेल्टा एच रिएक्शन आएगा वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कंबशन के थ्रू जो है प्रैक्टिकली भी सही है और थियोरेटिकली भी सही है, बट फॉर्मेशन के साथ जो है थियोरेटिकली तो ठीक है बट प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मुझे किसी रिएक्शन की डेल्टा एच निकालनी है तो मुझे बताइए मैं डेल्टा एच निकालनी है तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट फॉर फॉर्मेशन यूज करके निकालूं या कंबशन यूज करके निकालूं। तो ध्यान समझिएगा, इसका आंसर कंबशन यूज करके रहेगा, क्योंकि फॉर्मेशन थियोरेटिकली तो वैल्यू ठीक आएगी, क्योंकि थियोरेटिकली मुझे फॉर्मेशन मान लीजिए इसका 600 दे दिया, लेकिन थियोरेटिकली तो 600 है बट प्रैक्टिकली इसके साथ में और प्रोडक्ट भी आएंगे, तो वो वैल्यू इंडिविजुअल इसकी नहीं है। लेकिन कंबशन में क्या है कि मैं प्रोडक्ट पे नहीं रिएक्टेंट पे डिपेंड हूं, यानी मेरे हाथ में है तो अकेला वही होगा। तो यानी कि कहानी क्या है कि कंबशन पे थियोरेटिकल और प्रैक्टिकली वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो यानी कि बेस्ट मेथड फॉर डेल्टा एच कौन सा है बताइए। तो ये अवॉर्ड जाएगा किसकी तरफ, ये अवॉर्ड जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन की तरफ। पहली बात मैंने आपको ये बता दी। अच्छा जी, यानी कि अब आप समझ चुके हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से जो बेस्ट मेथड है वो डेल्टा एच निकालने का कंबशन के थ्रू है। तो मैं क्यों फॉर्मेशन पे टाइम बर्बाद करूं, तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट लिखा है कैलोरीमीटर वो कंबशन के लिए ही लिखा है, ताकि प्रैक्टिकली भी मेरी वैल्यू सही रहनी चाहिए रेजोनेंस के साथ, प्रैक्टिकली मेरी वैल्यू सही रहनी चाहिए थियोरेटिकल के साथ साथ भी। तो बॉर्न कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो कंबशन समझ गए, ताकि मेरी डेल्टा एच की वैल्यू किसी भी रिएक्शन के लिए प्रैक्टिकली सही आए थियोरेटिकली के साथ साथ। और साथ ही साथ कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो यहाँ से एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी आप जानते हैं अच्छे तरीके से, वो एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी बोलो, इंटरनल एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम में निकाल रहा हूँ, तो एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब हम बात करेंगे कैलोरीमीटर की आगे की कहानी पर। तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, तो मैंने यहाँ पर आपको दो बातें समझाई। पहली बात ये समझाइए कि कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आएगा उसे मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहूंगा, ना कि एंथैल्पी। और दूसरी बात क्या है कि कंबशन ही क्यों यूज कर रहे हैं, कि कंबशन जो है प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली वैल्यू दोनों सही बताता है, फॉर्मेशन नहीं बताता है। तो दो बातें मैंने क्लियर कर दी। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पर मैंने एक इंसुलेटेड कंटेनर ले लिया, इसकी इंसुलेटेड वॉल बनाई है जैसी मुझसे बनी, ये मैंने थर्मामीटर बना दिया है, बड़ा स्टाइलिश थर्मामीटर है। और यहाँ मैंने एक मेटल बॉक्स लिया है, मेटल बॉक्स आप किसी मेटल का ले सकते हैं, मैंने मान लीजिए स्टील का ले लिया, और यहाँ पर मैंने फ्यूल रखा। अब फ्यूल क्या है, अरे भाई साहब मान लीजिए आप बेंजोइक एसिड का कंबशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप बेंजोइक एसिड का कंबशन कर रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये बेंजोइक एसिड ही है, और इसके अंदर मैंने हाई प्रेशर में O2 डाली। अब आप अच्छे से एक बात जानते हैं, कंबशन रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप स्टार्ट नहीं होती, कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने आप स्टार्ट नहीं होती। आप जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आप स्टार्ट कर दें, रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। जंगल में आग अपने आप नहीं लगेगी, आप उसमें तिल्ली लगाएंगे, आग जलनी स्टार्ट होगी, अब पूरा जंगल अपने आप जल जाएगा। यानी कि स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि आप एक बार रिएक्शन स्टार्ट करके छोड़ दीजिए, रिएक्शन कंप्लीट अपने आप हो जाएगी। यानी कि अगर मैं फ्यूल और O2 को हाई प्रेशर पे डाल दूं तो ये अपने आप नहीं जलेगा, आपको रिएक्शन स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट कैसे करें, मंत्र मार के तो स्टार्ट कर नहीं सकते। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, वायरिंग लगा दी ऊपर की तरफ, फिर वायरिंग लगाई और इसे बैटरी से जोड़ा। जैसे ही मैंने बैटरी से इसे जोड़ा तो यहाँ स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होने से आप फ्यूल जलना स्टार्ट करेगा हल्का सा, और बाकी काम मेरा O2 कर देगा, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्टार्ट होने की देर थी और स्टार्ट होने के बाद रिएक्शन अपने आप कंप्लीट की तरफ चली जाएगी। यानी कि सीधी सीधी बात है, जो मैंने बैटरी लगाई है, तार लगाई है, तामझाम लगाए हैं, ये तामझाम सिर्फ इसीलिए कि किसी तरह से स्पार्किंग होकर फ्यूल बस जस्ट जलना स्टार्ट कर दे, फिर तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप काम खत्म हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि अब इसने जो एनर्जी रिलीज करी उसे निकालना मेरे लिए बड़ा ही टफ है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा, जरा ध्यान समझिएगा। मैं ऐसे करूंगा, इसने जो एनर्जी रिलीज करी, मान लीजिए इसने एनर्जी रिलीज करी X, अब वो X वैल्यू क्या है मैं कैसे निकालूं, बड़ा ही मेरे लिए मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा, इसने जितनी एनर्जी रिलीज करी मैं जानता हूं इन दोनों ने उतनी एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए इसने X रिलीज करी, मान लीजिए इसने 2000 रिलीज करी, लेट किया है 2000, मान मत लीजिएगा कि 2000 ही करी, तो इसने मान लीजिए 2000 एनर्जी रिलीज करी। तो 2000 एनर्जी जो रिलीज करी, मान लीजिए मैं कहता हूं फिर चैम्बर ने, इसने दो फ्यूल ने, बेंजोइक एसिड ने मान लीजिए 2000 एनर्जी रिलीज करी। तो 2000 में से इसकी जो औकात है, मेटल बॉक्स की जो औकात है मान लो 700 एब्जॉर्ब करने की है, तो इसने 700 एब्जॉर्ब करी। तो फिर बाकी 1300 कौन एब्जॉर्ब करेगा, देखिए इस चैम्बर के अंदर मैंने पानी भर रखा है,
तो बाकी 1300 जो एब्जॉर्ब करी वो किसने करी, पानी ने करी। तो बाकी 1300 पानी ने करी। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर मैंने क्या काम किया। यहां पर मान लीजिए इसने 2000 एनर्जी रिलीज करी, तो जितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी उतनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। पहले ही अपना दम लगाएगा, इसने कहा मैं तो 700 ही एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, मेरी औकात पूरी खत्म हो गई। तो 2000 रिलीज करी थी, 700 ही एब्जॉर्ब कर गया, तो अब 1300 एब्जॉर्ब करने की जिम्मेदारी इसकी है। तो जितनी इसने रिलीज करी उतनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। तो हम इसको तो नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन हम एक इंतजाम करके इन दोनों के बारे में निकाल लेते हैं। अब कैसे निकाल लेते हैं जरा उसको भी ध्यान से समझिएगा। निकालने के तरीके पर आप फोकस करेंगे। तो निकालने के तरीके हम कैसे फोकस करेंगे, ध्यान समझेंगे। मान लीजिए इसने एक्स एनर्जी रिलीज करी, मान लीजिए इसने एक्स एनर्जी रिलीज करी, और एक्स एनर्जी रिलीज करने के कारण इन दोनों का टेम्परेचर चेंज हुआ। जो टेम्परेचर चेंज हुआ थर्मामीटर ने हमें बता दिया। अब मान लीजिए मुझे इसका मास पता है, इसका मास मुझे पता है। अच्छा जी, फिर कहानी क्या है, इसका मास तो मुझे खैर दिया गया क्वेश्चन में गिवन। मान लीजिए चैम्बर का मास पता है, और पानी का मास पता है। मान लीजिए चैम्बर है 200 ग्राम का और पानी है यहाँ पर 18,000 ग्राम। तो मैं क्या करूंगा, आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि इसने जो एनर्जी रिलीज करी वो इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। तो मैं निकालूंगा कैसे, ध्यान समझिएगा कि एनर्जी रिलीज बाय सैंपल इज इक्वल टू में एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द चैम्बर एंड वाटर। तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द, मान लीजिए इस चैम्बर को मैं बॉम्ब कहूंगा, ये जो चैम्बर है इसे मैंने बॉम्ब कह दिया, और प्लस में एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वाटर। अब आप लोग जानते हैं क्यू के फॉर्मूले, क्यू का फॉर्मूला एक सी डेल्टा टी होता है, क्यू का फॉर्मूला एक सी एम डेल्टा टी होता है, इसको एस कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप जानते हैं क्यू का फॉर्मूला एक एम सी डेल्टा टी होता है, जो नहीं जानते हैं वो पीछे की वीडियो देख के जान लीजिए। अब समझिएगा मेरी बात को। मैं अब क्या करूंगा, मेरे पास रास्ता है। मान लीजिए मुझे इसका वेट ग्राम में दे रखा है और पानी भी ग्राम में दे रखा है, तो मैं लगा दूंगा एम एस डेल्टा टी। तो मेरे पास जितनी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो आ गई। डेल्टा टी कहां से है, थर्मामीटर ने बताया है। पानी के लिए लगा देंगे हम लोग कितना, एम एस डेल्टा टी, तो आ गया मेरे पानी ने जो एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए मुझे मोल में दे रखा है, तो मैं लगा दूंगा क्या, एन सी डेल्टा टी प्लस एन सी डेल्टा टी फॉर वाटर। और मान लीजिए मुझे टोटल हीट कैपेसिटी दे रखी है, तो बहुत ही आसान है। तो अब जरा ध्यान समझे, मैंने फॉर्मूले लिखे हैं। मान लीजिए ये जो चैम्बर है, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। ये इंसुलेटिंग वॉल है, दोबारा से ये पानी भर दिया, ये एक सैंपल है, इसमें हाई प्रेशर मैंने O2 भर दी, बात क्लियर। अब आपको मैंने बताया था इसको चलाने के लिए क्या करेंगे, वायरिंग लगा दी, और जैसे ही मैंने स्पार्क करा इसने एनर्जी रिलीज करी, जितनी इसने रिलीज करी उतनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। मान लीजिए कंबशन से पहले इन दोनों का टेम्परेचर T1 था, तो बिफोर कंबशन T1, और कंबशन के बाद इन दोनों का टेम्परेचर T2 आ गया। तो थर्मामीटर से T1 T2 हम पता कर लेंगे, तो डेल्टा टी पता लग गया। अब हीट रिलीज जो इसने करी Q, उसको निकालने का तरीका, अगर आपके पास बॉम्ब कैलोरीमीटर के मोल और पानी के मोल गिवन है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स सी बॉम्ब डेल्टा टी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। अगर आपको दोनों का मास ग्राम में गिवन है, तो आप क्या करेंगे, मास पुट करेंगे, तो एम एस डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एम एस डेल्टा टी, और अगर आपको टोटल हीट कैपेसिटी गिवन है तो आप सी डेल्टा टी लगा करके क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सिंपल सीधी सी बात है, मैं न्यूमेरिकल करके आपको समझाना चाहूंगा ताकि आप लोग इसे आराम से कर लें और यहाँ पर कोई दिक्कत ना दें। उससे पहले भी मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, बहुत हो गया, और ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बहुत बढ़िया बात है। देखिए जेई मेंस का जो क्वेश्चन आता है, एडवांस का जो क्वेश्चन आता है कैलोरीमीटर पे, वो 9 लाइन का आता है, और अगर मैं बात करूं नीट का तो वो 6 लाइन का आता है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे आता है। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात क्या करेगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान समझिएगा कैसे आपको क्वेश्चन निकालना है। समझने की कोशिश कीजिएगा सिचुएशंस को। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने यहाँ पे पानी लिया, फिर मैंने बॉम्ब ले लिया। यहां पे मान लीजिए मैंने बेंजोइक एसिड, लिख ले भाई दोबारा इसको, बेंजोइक एसिड लिया, और मैंने फिर से यहाँ पे बेंजोइक एसिड लिया। अब किसी भी जैसे वायर लगाकर मैंने स्पार्किंग करके इसको जलाया, हाई प्रेशर में O2 थी। अब जब मैंने इसे जलाया तो इसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इसने जितनी एनर्जी रिलीज करी, उतनी ये दोनों एब्जॉर्ब करेंगे। तो आपको क्या करेगा, ध्यान से पूछिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा कैसे क्वेश्चन करना। जरा आपसे कहेगा मैंने बेंजोइक एसिड लिया, अब बेंजोइक एसिड का कंबशन किया, तो बेंजोइक एसिड का कंबशन कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, सॉलिड है तो यहाँ पर 6 CO2 में चला जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखो 6 क्या, 6 और 1 7 में जाएगा भाई, तो 7 CO2 में चला गया, प्लस में 3H2 में चला गया, तो 6H है। अब O गिनेगा, 7 दूनी 14 और 3 17,
देखिए जरा C7 है तो C7CO2 और 6H है तो 3H2O। ये गैस ले लो, ये लिक्विड ले लो, मान लो 298 केल्विन पे हम काम कर रहे हैं। 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर लिक्विड होगा। अब एक काम कीजिएगा, वो गिनिए जरा एक बार, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 में 2 गए 15, 15 तो मतलब ये आ गया हमारा 15/2 O2 गैस। अब आप जरा ध्यान समझिए, मैंने कहा सपोज कीजिए मैंने इसके अंदर आपको मान लीजिए मैंने इसके अंदर आपको दे दिया 50 ग्राम बेंजोइक एसिड। मैंने आपको 50 ग्राम बेंजोइक एसिड का सैंपल दिया, ध्यान समझिए, और 50 ग्राम बेंजोइक एसिड का सैंपल दिया, और मैंने कहा मैंने इसका कंबशन कर दिया बॉर्न कैलोरीमीटर के अंदर, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और मैंने आपसे कहा इसके अंदर इसका डेल्टा एच निकालिए। तो डेल्टा एच पहले रिएक्शन के लिए निकालेंगे ना, तो डेल्टा एच बराबर लिखेंगे डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा एनजी बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो डेल्टा यू तो मुझे पता नहीं, बट रिएक्शन के थ्रू मुझे बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ये रहा, तो -12 RT आ गया। टी भी मुझे अच्छे से पता है कितना है, 298 केल्विन है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। तो यहां तक आप समझ गए, डेल्टा यू बराबर -12 RT आ गया है, तो आप देख सकते हैं इस जगह पर। तो अब कहानी क्या है, टी भी मुझे पता ही है इनिशियल कितना है रिएक्शन का, मान लीजिए 298 केल्विन, डन। सराउंडिंग टेम्परेचर ले लिया ना, आर में हम रख लेंगे। अब हमें डेल्टा यू चाहिए, तो डेल्टा यू के लिए हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी। अब इसकी मदद कैसे लेंगे, ध्यान रखिए, डेल्टा यू होता है एनर्जी चेंज पर मोल, एनर्जी चेंज पर मोल। और मैंने आपको सैंपल दिया 50 ग्राम का, कितने ग्राम का दिया है, 50 ग्राम का सैंपल दिया। तो मैंने आपको 50 ग्राम बेंजोइक एसिड दिया, आपने उसको कैलोरीमीटर में रखा, फूंक दिया। फूकने के बाद में कंबशन किया, कंबशन के बाद में आप समझिए जितनी एनर्जी इसने रिलीज करी उतनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। तो एनर्जी रिलीज करी जितनी बेंजोइक एसिड ने, उतनी ही बॉम्ब ने और उतनी ही वाटर ने एब्जॉर्ब करी, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान लीजिए इसका ग्राम, अच्छा मान लीजिए ये ग्राम में दे रखा है मुझे, पानी भी ग्राम में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ CM∆T लगाकर, CM∆T लगा करके, क्यों जो इसने रिलीज करी उतनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी, तो CM∆T लगा करके मैं क्या करूंगा, इन्होंने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी वो निकाल लूंगा। जितनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी उतनी इसने क्या करी, रिलीज। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर 50 ग्राम सैंपल ने जितनी एनर्जी रिलीज करी वो मेरे सामने यहाँ आ जाएगी। अब 50 ग्राम ने जो रिलीज करी, 50 ग्राम ने जो रिलीज करी उतनी इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी। तो सिंपल सीधी सी बात क्या है इस जगह पे, जो समझने लायक बात है वो बात ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी निकली है जो इन दोनों ने एब्जॉर्ब करी वो 50 ग्राम सैंपल ने रिलीज करी। तो यहाँ पर ये हो गया हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यानी कि ये चीज जो हो गई ना वो हो गई हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू तभी बोलते हैं जब ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 1 मोल की हो, 1 मोल की हो। और बेंजोइक एसिड का मोलर मास 122 ग्राम होता है। तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली, मान लो यहां से मैंने वैल्यू निकाली वाई जोड़ जाड़ के। तो अब मैं क्या कहूंगा, 50 ग्राम ने जो रिलीज करी वो वाई करी, तो 122 ग्राम ने कितनी करी, y/50 इंटू में 122 इसका मोलर मास है। तो अब मेरे पास आ गई 1 मोल ने जो एनर्जी का चेंज किया। अब ये जो 1 मोल सैंपल ने जो एनर्जी का चेंज किया वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब 1 मोल सैंपल ने जो एनर्जी का चेंज किया कांस्टेंट वॉल्यूम पर वो आपके सामने आ चुका है, इसी को डेल्टा यू कहते हैं। इसको इधर फेंक के मारते ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराने जाता हूं, आप ईमानदारी से एक काम कीजिए, इस कॉलम को पहले नोट कर लीजिएगा। ये लीजिए, आप मैं हट जाता हूं सामने से, पहले नोट कीजिएगा, फिर मैं आपको रिमाइंड कराता हूं, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा। चलिएगा अब क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, यहां से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चित्र भी बना लेंगे। हीट लिबरेटेड व्हेन 1.89 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो 9 लाइन का भी आ सकता है और 6 का भी। अब 9 का कैसे आएगा, 6 का कैसे आएगा मैं बताता हूं। देखो, आप जिस सैंपल को जलाओगे इसमें रख के, तो इस सैंपल को जब आप जलाओगे इसके बारे में 3 लाइनें आएंगी। कैसे, पहले तो इस सैंपल की रिएक्शन देगा, फिर इस सैंपल का टेम्परेचर देगा, फिर इस सैंपल का वेट देगा, 3 लाइन खा जाएगा। फिर ये जो आपने स्टील बॉक्स लिया है या आपने बॉक्स लिया है बॉम्ब का, फिर इसका आपको क्या देगा, सी देगा, फिर आपको इसका मास देगा, फिर इसका आपको चेंज इन टेम्परेचर देगा, तो यहाँ 3 लाइन खा जाएगा। फिर आपको पानी देगा, पानी के बारे में आपको उसका सी देगा, उसका एम देगा, उसका डेल्टा टी देगा। बात क्लियर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर आपको 3 लाइन इसमें देगा और फिर क्या देगा, फाइंड आउट द डेल्टा एच।
तो मामला 9 लाइन तक का बैठेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जेई या एडवांस में ही आएंगे 9 लाइन के। इतने लंबे क्वेश्चन नीट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहानी आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा जी, फिर एक बात और बताते हैं कि अगर नीट का क्वेश्चन आएगा तो नीट के क्वेश्चन में बड़ा ही सिंपल है। आपको जो सैंपल है तो पानी में रखेगा या आपके सैंपल को बॉक्स में रखेगा, यानी कि दो में से एक चीज लेगा, या तो सैंपल को पानी में रखेगा या फिर बॉक्स में रखेगा। यानी कि ध्यान समझिएगा, अगर बॉक्स में रखा तो क्या करेगा, देखो ध्यान से। फिर 6 लाइन का आएगा, कैसे, आपसे इसका डेल्टा एच पूछेगा तो उसका टेम्परेचर वगैरह देगा, तो 3 लाइन तो इसकी डेल्टा एच के बारे में कहा जाएगा और 3 लाइन कहा जाएगा इसका सी एम डेल्टा टी के बारे में। बात क्लियर। अच्छा, अगर पानी में देगा तो आप समझ जाइए, सैंपल के बारे में 3 लाइन देगा और पानी के बारे में उसका मास, उसका सी, उसका डेल्टा टी दे देगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, मैंने थर्मामीटर निकाला है। अगर सैंपल को चैम्बर में रखा, सैंपल को बॉक्स में रखा और बॉक्स के बाहर पानी है, तो या तो दोनों का डेल्टा टी अलग अलग दे दे, भाई बॉक्स का डेल्टा टी अलग दे दे, पानी का डेल्टा टी अलग दे दे, तो हम लोग पुट कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वाले का भरोसा नहीं ना क्या दे दे। अगर वो डेल्टा टी नहीं देता या सिर्फ पानी का ही डेल्टा टी देता है तो दोनों का डेल्टा टी सेम मान करके क्वेश्चन करना है। अगर आपको डेल्टा टी दोनों का अलग दे दिया तो ही आप अलग पुट करें न्यूमेरिकल में, अन्यथा आप डिफाइन के अकॉर्डिंग चले, दोनों का डेल्टा टी सेम रहेगा और दोनों का डेल्टा टी सेम ही पुट कीजिएगा। डन। अभी मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं और न्यूमेरिकल से आप लोगों को क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं। 77 कह रहा है द हीट लिबरेटेड व्हेन 1.89 ग्राम बेंजोइक एसिड बर्न इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। चलिए चित्र बना के करेंगे। ये मैंने भाई साहब कंटेनर लिया और यहां पर ये सैंपल है, इस सैंपल के बारे में लिख देते हैं 1.89 ग्राम बेंजोइक एसिड। बात क्लियर। सबसे पहली बात 1.89 ग्राम बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन लिखते हैं इस जगह पर, इस जगह पे लिखेंगे C6H5COOH, तो ये 6 कार्बन और एक ये 7, तो 7 कार्बन CO2 में गया। तो भैया इसको एक काम कीजिए, सॉलिड मान लीजिएगा, और इसमें कितना है 5 और 1 6, 3H2 हो गया। अब ये तो गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या नहीं ये डिपेंड करेगा रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर है 25 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही बढ़िया, तो ये लिक्विड है भाई साहब। अब और जोड़ लीजिएगा, 7 दूनी 14 और 3 17, 17 में से 2 गए 15, तो 15/2 O2। डन, गैस है। चलिएगा, द हीट लिबरेटेड व्हेन 1.89 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज बर्न्ड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है टेम्परेचर, तभी तो मैंने वाटर लिक्विड लिया। अगर 100 डिग्री सेल्सियस दे देता तो गैस ले लेता। फिर क्या है डिग्री सेल्सियस, एंड द टेम्परेचर ऑफ द 18.94 kg वाटर। भाई साहब इसको किसी छोटे मोटे सैंपल में रख लिया जो कि हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसकी औकात ज्यादा नहीं है, और यहां पर फेंक के मारा पानी। ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक तरह से ऐसा कंपाउंड, ऐसा चैम्बर बनाया जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, मतलब डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में, ऐसा कुछ मामला बैठाया मैंने। अच्छा जी, अब पानी भी कितना है भाई साहब, 18.94 kg, यानी कि 18.94 इंटू 10⁻1000 ग्राम, यानी कि 18,940 ग्राम पानी में रखा। चलिएगा, कोई बात नहीं भाई साहब, कांस्टेंट वॉल्यूम कर दीजिए। कांस्टेंट वॉल्यूम में एनर्जी चेंज जो निकलेगा वो जानते हैं आप, डेल्टा यू निकलेगा ना कि डेल्टा एच। सैंपल ले आइए, बैटरी से लगाएंगे इसको, यहाँ बैटरी से लगा देंगे इसको। फिर क्या कह रहा है, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 18.94 kg वाटर 0.632 डिग्री सेल्सियस। तो इसका चेंज इन टेम्परेचर दे दिया पानी का। पानी का जो चेंज इन टेम्परेचर दे दिया वो दे दिया कितना भाई साहब, वो इसने दे दिया है मुझे, ये क्या है वेट ऑफ वाटर, या लिख तो दो भाई साहब वेट ऑफ वाटर। डन। खैर यहाँ लिख दूंगा गिवन में, ठीक है ना, यहाँ चित्रकारी ज्यादा, यहाँ चित्र है तो बस इसको थोड़ा थोड़ा ही रहने दीजिए, ठीक है ना। तो डेल्टा टी मुझे इसने दे दिया कितना, 0.632 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहाँ गिवन लिख देते हैं, क्या क्या गिवन है भाई साहब। तो गिवन में मुझे इसने, गिवन में मुझे भाई साहब वेट ऑफ वाटर दे रहे हैं कितना, 18,940 ग्राम, बहुत ही गजब। साथ ही साथ डेल्टा टी दे रहे हैं 0.63 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज है तो केल्विन में सेम ही रहेगा। इसके साथ साथ मुझे वेट ऑफ बेंजोइक एसिड जो सैंपल दिया है वो दिया है 1.89 ग्राम, अति उत्तम।
अब कहानी क्या है कि इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.98, ओहो इसका यानी ग्राम में दिया ना, ग्राम में, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे दिया, हीट ऑफ वाटर स्पेसिफिक कितना दे दिया 0.998, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मुझको दे दिया 0.998 कैल पर ग्राम पर डिग्री, कोई बात नहीं। द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ अ बेंजोइक एसिड, द वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप समझ सकते हैं मुझसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन, द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब है मुझसे डेल्टा यू ही पूछ रहा है, डेल्टा एच पूछा ही नहीं है। तो डेल्टा एच पूछा ही नहीं है तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है, जितनी एनर्जी सैंपल ने रिलीज करी उतनी भाई ने पानी ने एब्जॉर्ब करी है, तो हीट रिलीज बाय सैंपल इज इक्वल टू में हीट एब्जॉर्ब बाय द वाटर, और वाटर का हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे, सी एम डेल्टा टी लगाएंगे, क्योंकि मास दिया है, मोल दिया था तो एन लगा देते, तो सी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया, कितना दे दिया भाई साहब 0.998 दे दिया है, मास ऑफ वाटर कितना दे दिया है 18,940 दे दिया है, डेल्टा टी भी दे दिया है, कितना दे दिया है 0.632, तो हीट एब्जॉर्ब जो वाटर ने करी है तो ये वो हीट आ गई जो रिलीज की है किसने, सैंपल ने, तो ये माइनस में होगी, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया मैग्नीट्यूड, ध्यान रखिएगा माइनस में है, ये कंबशन है, रिलीज हुई है, इसने जो रिलीज करी उसने वो एब्जॉर्ब करी, तो वाटर की एब्जॉर्ब आई है तो इसके आगे माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा मामला सेटल। तो यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया ताकि आप समझे हीट रिलीज बाय, अच्छा ये जो हीट रिलीज करी है वो किसने करी भाई साहब, ये 1.89 ग्राम जो है मेरा, 1.89 ग्राम जो मेरा बेंजोइक एसिड था उसके फुकरे पे इतना चेंज इन टेम्परेचर आया, तो आप समझदार हैं, यानी कि ये जो मेरे पास हीट एब्जॉर्ब करी है वाटर ने वो करी है 1.89 ने जो रिलीज करी थी, 1.89 ग्राम ने जो रिलीज करी थी, यानी कि ये जो हीट है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो है मगर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी तभी बनेगी जब ये 1 मोल की होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 1.89 ग्राम बेंजोइक एसिड ने एनर्जी जो रिलीज करी वो करी 0.998 इंटू में 18,940 इंटू में 0.632, ध्यान रखिएगा नेगेटिव में है ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, बात क्लियर। तो 1.89 ग्राम ने इतनी करी, अब भाई साहब इसका जो मोलर मास है वो 122 है, तो 1.89 ग्राम ने इतनी रिलीज करी, तो 122 ग्राम ने जो रिलीज करी वो आगे 0.998 इंटू में 18940 इंटू में 0.632 डिवाइड बाय 1.89 इंटू में 122। अब ध्यान समझिएगा, इसने 1.89 ग्राम ने जितनी एनर्जी रिलीज करी थी पानी ने उतनी एब्जॉर्ब करी, तो पानी ने ये एब्जॉर्ब करी, इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो क्या हुआ, इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा तो इसने उतनी रिलीज करी, बात समझ आई। तो 1.89 ने इतनी रिलीज करी तो 122 ग्राम कितनी करेगा, यूनिटरी मेथड लगाया, और जैसे ही मैंने ये यूनिटरी मेथड लगाया पूरी लगन और मेहनत से जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो 771.14 किलो कैल आ जाएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा भाई साहब। तो यानी कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं, मैंने यहाँ पर कैल में आंसर निकाल लिया है, आप भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो वैल्यू मैंने कैल में क्यों निकाली, क्योंकि ये चीज भी कैल में ही है। तो यानी कि 122 ग्राम ने जो एनर्जी रिलीज करी वो इतनी करी, अब 122 ग्राम क्या है, वो 1 मोल है, लेकिन सैंपल से 122 डायरेक्ट नहीं निकला था, सैंपल से तो 1.89 निकला था, मैंने यूनिटरी मेथड लगा के 122 में कन्वर्ट करा, तो 122 ग्राम सैंपल रख के मैं फूकता कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इतनी एनर्जी मेरे पास, इतनी एनर्जी पानी एब्जॉर्ब करता, इसके आगे माइनस लगा दूं तो इतनी ये रिलीज करता, यानी कि सिंपल सीधी बात क्या है कि 1.89 ने इतनी करी थी, और अगर मैं 122 ग्राम सैंपल रखूंगा तो पानी 122 ग्राम में सैंपल रखूंगा तो पानी इतनी एब्जॉर्ब करेगा, इसके आगे मैं माइनस लगा दूं तो इतनी वो रिलीज करेगा, तो ये आ गई क्या, एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को मैं डेल्टा यू कहूंगा। अब देखिए आपकी किस्मत अच्छी है कि डेल्टा यू पूछा है, अगर डेल्टा एच पूछता तो भी कोई डरने वाली बात नहीं थी, तब आप क्या करते, डरिएगा नहीं, तब हम करते डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो डेल्टा यू तो हमने निकाल ही लिया, फेंक के मारते हैं यहाँ पर -771.14
प्लस में डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, तो ये 7 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट ये 7.5 है। तो मैं क्या करता है यहाँ पर -12 आर की वैल्यू पुट करता, टी है 25 डिग्री सेल्सियस 298 कैलोरी। लेकिन लक की बात ये है खाली डेल्टा यू पे ही क्वेश्चन खत्म कर दिया, तो यहाँ पर बी आंसर आ गया। अगर डेल्टा एच पे करता तो डेल्टा यू, अगर डेल्टा एच पूछता मुझसे, क्या पूछता, डेल्टा एच पूछता, तो मैं क्या करता, पहले बॉन्ड कैलोरीमीटर से डेल्टा यू निकालता, उसके बाद रिएक्शन लिखता, तो रिएक्शन लिख के मैं लिखता डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहाँ से निकला हुआ, यहाँ से 1.89 से जो निकला था वो मेरा डेल्टा यू नहीं था, उसको 1 मोल में यूनिटी लगा के 1 मोल में डेल्टा यू निकाल के यहाँ फेंकता, आर टी की वैल्यू रखता, मेरा डेल्टा एच आ जाता। वेरी सिंपल, नाइस क्वेश्चन। अब ध्यान से समझेंगे अगली चीज, इसको मैं रब कर देता हूँ जरा, इसको जरा पोज करके फिर रब करेंगे। 77 के बाद मैं 78 कराऊंगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन रखा है मैंने, क्या कहता है, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2Cl with the dioxygen carried out in the bomb calorimeter and delta U was to इतना at 298. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसकी रिएक्शन में लिखना भूल गया हूं, मैं लिख देता हूं, रुकिए जरा एक बार। चले बच्चों, रिएक्शन मैंने आपके लिए लिख दी है, आप देखिएगा जरा। तो क्या कह रहा है, ध्यान समझेंगे इस चीज को। तो कह रहा है द रिएक्शन ऑफ अ साइनामाइड NH2Cl विद द डाइऑक्सीजन विद द कैरिड आउट इन द बॉम्ब कैलोरीमीटर एंड डेल्टा यू वाज फाउंड। देखिए यहाँ डेल्टा यू डायरेक्ट ना इसने दे दिया, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, तो सीधा दे दिया डेल्टा यू। अब कह रहा है 298 केल्विन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो आप समझ जाओ, कह रहा है कैलोरीमीटर के अंदर मैंने डेल्टा यू निकाल लिया है, तो कैलोरीमीटर का यूज कर लिया, जैसे भी यूज कराओ, तो डेल्टा यू मुझे इसने दे दिया कितना, -742.7। तो मुझसे कह रहा है फाइंड आउट द डेल्टा एच। तो आप समझ जाइए रिएक्शन आपके सामने है, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जैसे भी इसने कैलोरीमीटर का यूज कराओ, डेल्टा यू मुझे डायरेक्ट दे दिया -742.7, और डेल्टा एन जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, मतलब 2 माइनस में 1.5, यानी कि ये तो सीधा सीधा बात है, प्लस में हाफ आ गया। आर की वैल्यू 8.314 में रख दूंगा, लेकिन उससे पहले ही देखना पड़ेगा यहाँ क्या है, यहाँ किलो जूल है, तो आर की वैल्यू किलो जूल में ही रखनी पड़ेगी। ये वैल्यू जूल में, तो इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए ताकि ये किलो जूल में हो जाए। और टी आपको पता ही है कितना यहाँ पे दे रखा है, 298 केल्विन। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, और -741 के आसपास आंसर आएगा किलो जूल में। तो ये आपका डेल्टा एच आ जाएगा इस रिएक्शन का, यानी कि कैलोरीमीटर से डेल्टा एच नहीं, डेल्टा यू मिलता है। अब मैं और भी क्वेश्चन इसके कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको यहीं रोकूंगा, और अब कुछ दिनों बाद मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। एडियाबैटिक प्रोसेस पर मैंने भी कुछ नहीं बोला है, एडियाबैटिक प्रोसेस पे भी काफ़ी कुछ मुझे बताना है, और कैलोरीमीटर की भी मैं अच्छी प्रॉब्लम कराऊंगा। लेकिन अभी क्या है बच्चों, अभी मैं इसको यहीं रोकूंगा, अभी मैं अदर चैप्टर्स भी देखूंगा, क्योंकि चैनल अभी नया है। तो कहानी क्या है, थोड़ा वेट कीजिएगा, और भी वीडियोस आएंगी थर्मोडायनेमिक की। लेकिन अब अपन लोग थोड़ा सा इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए यही विराम, धन्यवाद, गुड बाय।